हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके करियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इसमें पिछले कुछ वीडियोस में हम आपको पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय और फिर जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में बता रहे थे। पिछले वीडियो में हम आपको समझाए थे पिट्यूटरी ग्रंथि के बारे में, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ रहे थे। और मनुष्य में बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसमें 6 प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हमें पढ़ना है। और उसमें एक पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, उसको मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और आज के क्लास में हम 3 ग्रंथि के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि और अग्न्याशय ग्रंथि को पढ़ा जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे यहाँ पे थायराइड ग्रंथि के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा, ये तीनों ग्रंथि जो आज हम समझाने वाले हैं, तीनों महत्वपूर्ण हैं। तो थायराइड ग्रंथि की अगर बात किया जाए तो इसमें जानना है कि थायराइड ग्रंथि जो है, सबसे पहली चीज़ कि ये पाया कहाँ जाता है। देखिए, थायराइड ग्रंथि जो है, हमारा जो श्वास नली है, यानी जब हम सांस लेते हैं तो श्वसन गैस नसा गुहा के माध्यम से, यानी नाक के माध्यम से प्रवेश करता है ग्रास नली में। और उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ गर्दन के पास एक उपास्थि से बनी हुई यहाँ एक नलिका होती है, और उसी नलिका को हम ट्रैकिया के नाम से जानते हैं, या फिर इसको श्वास नली भी कह दिया जाता है। तो देखिए, ट्रैकिया के यानी फिर इसको श्वास नली भी आप बोल सकते हैं। तो फिर श्वास नली के दोनों ओर जो है, श्वास नली के दोनों ओर ये स्थित होता है थायराइड ग्रंथि जो हमारा है। अब यह समझिएगा, थायराइड ग्रंथि के बारे में बहुत सारी विशेष बातें हैं। जैसे जो थायराइड ग्रंथि है, यहाँ से थायराइड ग्रंथि द्वारा एक हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है, जिसका नाम है थायरोक्सिन। इसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। और ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, ये इसका निर्माण तो थायराइड ग्रंथि वैसे करता है, लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी होता है आयोडीन का मात्रा होना। यानी हमारे शरीर में आयोडीन का मात्रा होना ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण हो पाएगा। यानी अगर हमारे शरीर में आयोडीन कम होने लगेगा तो थायरोक्सिन हार्मोन भी कम बनने लगेगा। इसलिए अगर थायरोक्सिन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आयोडीन जो है हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। अब देखिए, जो थायरोक्सिन हार्मोन है, जब ये हमारे शरीर में संश्लेषित होता है तो सबसे पहली चीज़ कि हड्डियों के संवर्धन में हार्मोन सहायक होता है। और साथ ही साथ इससे मतलब मनुष्यों की मानसिक क्षमता में वृद्धि करने में भी ये सहायक होता है। यानी हमारा जो मानसिक सोच है, मानसिक क्षमता है, उसको भी डेवलप करने में ये हेल्प करता है थायरोक्सिन हार्मोन। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हमारे शरीर में मान लीजिए कि आयोडीन की कमी हो गई, हमारे शरीर में आयोडीन कम हो गया। तो जब आयोडीन कम होगा तो फिर थायरोक्सिन हार्मोन का भी बनना कम हो जाएगा, थायरोक्सिन हार्मोन भी कम मात्रा में बनने लगेगा। और इसका दुष्परिणाम होगा, इसका बुरा प्रभाव क्या होगा कि जब थायरोक्सिन हार्मोन भी कम मात्रा में बनने लगेगा तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो थायराइड ग्रंथि है, ये थायराइड ग्रंथि क्या करेगा कि ये प्रयास करेगा, ये कोशिश करेगा कि भाई पहले जब आयोडीन पर्याप्त मात्रा में मिलता था उस समय जितना थायरोक्सिन हार्मोन बनता था, अभी भी उतना थायरोक्सिन हार्मोन जो है बन सके। इसका प्रयास जो है थायराइड ग्रंथि द्वारा किया जाएगा। और इस प्रयास में, यानी ऐसा प्रयास करने के क्रम में कभी कभी क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि की आकार ही बढ़ जाता है, थायराइड ग्रंथि की आकार में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और ये जो है एक बीमारी का रूप धारण कर लेता। आप सोचिए कि थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने की गति बढ़ाना है, बिकॉज कम बन रहा है, और थायराइड ग्रंथि जब उसको बनाने की गति बढ़ाने का प्रयास कर रहा है तो फिर वैसे कंडीशन में उस क्रम में थायराइड ग्रंथि कभी कभी उसी का आकार बढ़ जाता है, यानी वो फूल जाता है। और फूलने के कारण यहाँ पे चूंकि ट्रैकिया के पास पाई जाती है, इसलिए थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ने पर यहाँ सूजन हो जाता है गर्दन के पास, और इसी बीमारी को घेघा के नाम से जाना जाता है, या घेघा का एक और नाम है, इसको गलगंड भी आप कह सकते हैं। इसको घेघा या गलगंड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम बनेगा तो फिर घेघा या गलगंड की भी बीमारी हो जाएगी।
और दूसरी चीज़ कि चूंकि थायरोक्सिन हार्मोन मानसिक क्षमता के विकास में भी सहायक होता है, तो इसलिए अब क्या होगा कि मानसिक वृद्धि भी बाधित होगा, यानी मानसिक वृद्धि होना भी कम हो जाएगा, उसमें भी बाधा उत्पन्न होगा, क्योंकि ये हेल्प करता है मानसिक क्षमता को बढ़ाने में। ठीक है, तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो घेघा की बीमारी होती है ये किस तत्व की कमी के कारण होती है, तो बोलेंगे आयोडीन की कमी के कारण। लेकिन अगर पूछा जाए कि किस हार्मोन के कमी के कारण होता है, तब आंसर होगा थायरोक्सिन हार्मोन के कमी के कारण ये बीमारी होता है। क्लियर हुआ। अब इसके बाद थायराइड ग्रंथि के बारे में हम आपको ये बताएं। अब देखिए, घेघा का जो बीमारी होगा यानी घेघा का जो रोगी होगा, ठीक है, अब इसको डॉक्टर सलाह क्या देगा कि मतलब ऐसे तत्वों को ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें जिसमें आयोडीन की मात्रा पर्याप्त हो, और घेघा का रोगी हो या नहीं हो, स्वस्थ व्यक्ति हो, फिर भी डॉक्टर सलाह देता है कि कम से कम आयोडीन युक्त नमक खाया जाए। ठीक है, यानी आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दिया जाता है। देखिए, अब कोई व्यक्ति वेज होगा, कोई नॉन वेज होगा, कोई कुछ नहीं खाता, कोई कुछ नहीं खाता, बट सबके भोजन में नमक तो जरूर होता है। ठीक है, तो अगर हम नमक के माध्यम से ही आयोडीन की प्राप्ति करें तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए हम जब नमक का सेवन करें, नमक वैसा ही खाएं जिसमें आयोडीन की मात्रा, आयोडीन युक्त नमक ही हमें सेवन करना चाहिए, तब जाकर हमारे शरीर में आयोडीन की मतलब उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में रहेगा और थायरोक्सिन हार्मोन की भी कमी नहीं होगी और फिर इस बीमारी की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद थायराइड ग्रंथि के बाद हमें समझना है एक और ग्रंथि को, और ये क्या है, तो ये है पाराथायराइड ग्रंथि। और इसके बारे में थोड़ा सा जानना, बस छोटा सा चीज़ इसमें। पाराथायराइड की अगर बात किया जाए तो सबसे पहली चीज़ कि भाई ये पाया कहाँ जाता है, तो ये जो थायराइड ग्रंथि है ना, थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे, थायराइड ग्रंथि के अगर देखा जाए तो ये थायराइड ग्रंथि जो होता है उसके ठीक पीछे पाराथायराइड ग्रंथि जो है स्थित होता है। अब जब थायराइड ग्रंथि की संख्या 2 होती है, बिकॉज ट्रैकिया के दोनों ओर पाई जाती है, इसलिए पाराथायराइड ग्रंथि भी 2 होगा, बिकॉज दोनों के पीछे ये पाराथायराइड ग्रंथि स्थित होता है। और ये जो पाराथायराइड ग्रंथि है इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं, पाराथायराइड ग्रंथि से जिस हार्मोन का स्राव होता है वो हार्मोन एक विशेष काम करता है, वो हमारे ब्लड में यानी हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है पाराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन। और ये भी एक जरूरी काम है जो पाराथायराइड ग्रंथि का हार्मोन्स के द्वारा संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो इसमें इतना ही जानना था आपको। अब इसके बाद एक और विशेष हार्मोन के बारे में हम आपको समझा दें आज के क्लास में, और ये है अग्न्याशय ग्रंथि, पैनक्रियाज ग्लैंड। और ये क्या है भाई, अग्न्याशय ग्रंथि की बात करें तो सबसे पहले तो ये जानिए कि ये पाया कहाँ जाता है। तो देखिए, पाचन तंत्र के बारे में जब हम आपको समझा रहे थे आहार नाल के बारे में, तो वहाँ पे हम आपको बताए थे कि आहार नाल में एक अंग होता है जिसको हम बोलते हैं अमाशय, और अमाशय के नीचे देखेंगे तो छोटी आंत होगा, लेकिन अमाशय और छोटी आंत के बीच में, ठीक है, हम आपको बताए थे कि इस प्रकार से मान लीजिए कि ग्रास नली वगैरह आ रही है और यहाँ पर एक कुछ इस प्रकार की रचना बनती है, आम के सेब के ऐसे कुछ रचना बनती है, और यहाँ से मतलब निकली हुई रहती है आपका ये जो अग्न्याशय ग्रंथि होता है, यहाँ से निकली हुई रहती है, ऐसा हम समझाए थे आपको। ये जो मतलब पाचन तंत्र वाला पार्ट था, और फिर यहाँ से स्टार्ट होता आपका छोटी आंत वाली संरचना। तो देखिए, ये जो अग्न्याशय ग्रंथि है ये आमाशय, 2 चीज़ें हैं, आमाशय और फिर अगर देखा जाए तो छोटी आंत, ये दोनों के बीच में स्थित होती है। ठीक है, कौन, ये जो अग्न्याशय ग्रंथि है के बीच में स्थित होती है। अब यहाँ कुछ और चीज़ें भी हम समझ सकते हैं अग्न्याशय ग्रंथि के बारे में। अग्न्याशय ग्रंथि में कुछ कोशिकाओं का भी एक गुच्छा पाया जाता है, यानी अग्न्याशय की बात करें तो यहाँ पे सेल्स की यानी कोशिकाओं की एक विशेष प्रकार का गुच्छा, एक विशेष प्रकार के कोशिकाओं का समूह उपस्थित होता है अग्न्याशय ग्रंथि में। और कोशिकाओं के इस विशेष समूह को अगर देखा जाए तो हम क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। और ये जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं यह एक ग्रंथि के रूप में काम करता है, इसलिए बिकॉज लैंगरहैंस की द्वीपिका से एक विशेष प्रकार का हार्मोन
बनता है और इसी हार्मोन को इंसुलिन के नाम से जाना जाता है। इसी हार्मोन को हम इंसुलिन कहते हैं और इंसुलिन का दो काम है। ये हमारे शरीर में जब इंसुलिन हार्मोन जो है स्रावित होगा तो सबसे पहली चीज़ कि हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करेगा और साथ ही साथ हमारे शरीर में चीनी की भी मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है इंसुलिन हार्मोन। यानी इंसुलिन हार्मोन का ये काम है ग्लूकोज और चीनी की मात्रा को कंट्रोल करना। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में है तो फिर चीनी की मात्रा जो है कंट्रोल होते रहेगा। यानी कभी अगर हम बहुत ज़्यादा चीनी भी खा लिए तो उससे कुछ खास परेशानी नहीं होगी। कब? जब हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन पर्याप्त मात्रा में है तब। लेकिन सोचिए अगर हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए और तब अगर हम ज़्यादा चीनी का सेवन करें, यानी चीनी से बने हुए जो पदार्थ है उसको ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो फिर इंसुलिन की तो कमी हो गई है। यानी शरीर में चीनी को कंट्रोल करने वाली जो हार्मोन था वही कम हो गया है, तो सारा चीनी कंट्रोल नहीं होगा और उससे समस्या और बढ़ जाती है और यह एक बीमारी का रूप धारण कर लेता है और इसी बीमारी को मधुमेह या इसको इंग्लिश में डायबिटीज़ कहा जाता है, लेकिन आप हिंदी में ही लिखा हुआ देखेंगे डायबिटीज शब्द को। तो मधुमेह या डायबिटीज़ की बीमारी जो है इंसुलिन की कमी के कारण ही होती है, क्योंकि इंसुलिन चीनी की मात्रा को कंट्रोल करता है और जब इंसुलिन कम हो जाता है तो चीनी की मात्रा कंट्रोल नहीं हो पाता हमारे शरीर में और मधुमेह यानी डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। ठीक है, और इसी को, ये जो बीमारी है ना, इसी को सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में शुगर भी कहा जाता है। यानी इसको शुगर भी कह दिया जाता है। तो यही रीज़न है कि अब जो मधुमेह के रोगी होंगे, जो डायबिटीज़ के रोगी होंगे, अब क्या होगा, डॉक्टर उनको दो चीज़ बात कहेंगे। मतलब डॉक्टर द्वारा जब सलाह दिया जाएगा तो सबसे पहली चीज़ कि कम चीनी खाने का सलाह दिया जाएगा कि भाई कम चीनी खाया जाए। ठीक है, कम चीनी खाने का सलाह देंगे डॉक्टर और साथ ही साथ डॉक्टर कहेंगे इंसुलिन की इंजेक्शन लगवाने के लिए। देखिए इंसुलिन की इंजेक्शन अगर लगवाया जाए तो उससे इंसुलिन हार्मोन का, मतलब शरीर में इंसुलिन हार्मोन का आपूर्ति होते रहेगा और तब थोड़ा बहुत चीनी खा भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज इंसुलिन की इंजेक्शन ले रहे हैं तो इंसुलिन हमारे शरीर में सप्लाई हो रहा है और इसकी आपूर्ति जब होगी तो अगर हम थोड़ा बहुत चीनी खा भी लेंगे तो उससे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फिर भी डॉक्टर कम ही चीनी खाने को कहेगा अगर आप इंसुलिन की इंजेक्शन लगवा रहे हैं फिर भी। ठीक है, तो ये बीमारी है शुगर की, यानी मधुमेह की, जो इंसुलिन की कमी के कारण होती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये तीनों ग्रंथि आपको समझ में आया होगा, थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि और अग्न्याशय ग्रंथि। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे और दो ग्रंथियों के बारे में, जिसमें एक है एड्रिनल ग्रंथि और उसमें एक है जनन ग्रंथि। इसके बारे में हम अगले क्लास में समझेंगे।